हाँ, अजातशत्रु द्वारा साम्राज्य विस्तार। मैंने आपको पढ़ाया होगा, अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके मगध का राजा बना था ना बेटा। मगध का राजा बनने के बाद ये जाना जाता है अपने साम्राज्य विस्तार के लिए। इसने मगध का अच्छा विस्तार किया। इसने पहले तो कौशल को हराया, कौशल के राजा प्रसेनजित को हराया और उनकी पुत्री वाजिरा से विवाह किया। इसके अलावा उसने चेटक को हराया और लिच्छवी को मगध में मिला लिया। इसके अतिरिक्त सबसे तगड़ा उसका जो अभियान था वो था वज्जी संघ के खिलाफ। वज्जी संघ 8 राज्यों का एक समूह था, 8 गणराज्यों का एक समूह था, स्वतंत्र राज्यों का समूह था, जो अजातशत्रु के भय से एक साथ हो गए थे। इनको हराया अजातशत्रु ने और इनको भी, वज्जी संघ को भी मगध में मिला लिया। ये पढ़ा दिया है मैंने, ठीक है। अच्छा, मैं आपको बता दूं, जब तक हम लोग मौर्य डायनेस्टी तक नहीं पहुंच जाते, बस पहुंचने ही वाले हैं मौर्य साम्राज्य तक, तब तक बस ऐसे शासकों का नाम लेंगे, थोड़ा सा परिचय लेंगे, नाम लेंगे, परिचय लेंगे, समझ रहे हैं। हम लोग डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे मौर्यन साम्राज्य, मौर्य डायनेस्टी जब आ जाएगी, मौर्य वंश जब आ जाएगा, तब अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। क्योंकि ये कम महत्वपूर्ण है, मैं जान रहा हूं कितना पूछेगा ना, तो ठीक है। आपने देखा था अजातशत्रु। अब इसके बाद, अजातशत्रु के बाद कम महत्वपूर्ण शासक है और इनका नाम बस जानेंगे आप और थोड़ा सा परिचय लेंगे बस। आप पढ़ रहे हैं हर्यक वंश। हर्यक वंश की स्थापना हुई थी 544 ईसा पूर्व में और ये चलेगा 412 ईसा पूर्व तक। ये सारी घटनाएं हो रही है 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व, उल्टा चल रहे हैं हम लोग, ठीक है, इस दौरान। तो अजातशत्रु, अच्छा ये मैंने बताया अजातशत्रु के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष प्रथम, ठीक, अजातशत्रु, ठीक है। अजातशत्रु के बाद इसका पुत्र उदयन मगध का राजा बनता है। उदयन मत लिखना, उदयन एक अलग राजा है, कौशांबी के राजा थे वो, ठीक है, वत्स नरेश थे वो। ये उदयन है, उदयन। उदयन ये भी अपने पिता की ही पदचिन्हों पर चलता है। जैसे इसके पिता ने अपने पिता की हत्या करके गद्दी पाई थी, उसी तरह ये भी अजातशत्रु की हत्या कर मगध की गद्दी पर बैठता है। मेरी बात समझ रहे? तो इसीलिए अभी आपको बताऊंगा मैं लास्ट में कि जो हर्यक वंश है इसे पितृहंता वंश भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें ज्यादातर शासक अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठ रहे हैं, समझ रहे? तो ये भी उदयन भी अपने पिता की हत्या कर, याद रखेंगे, छोटा छोटा लाइन है, छोटे छोटे राजा इन लोग के बारे में पढ़ लीजिए। अपने पिता की हत्या कर मगध की गद्दी पर बैठा। ये मगध की गद्दी पर बैठा, मगध की गद्दी पर बैठा ये अपने पिता की हत्या करके। ये एक नल्ला शासक था। नल्ला मतलब इसने कोई इतिहास में योगदान खास दिया नहीं, एक काम किया, बस उसी काम के लिए इतिहास में ये दर्ज हो गया। इसने एक नगर की स्थापना की, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना। इससे पहले मगध की राजधानी है राजगृह, क्या है? हाँ, अजातशत्रु की भी राजधानी, उससे पहले बिंबिसार की भी राजधानी, जिसने मगध की स्थापना की थी। बिंबिसार और अजातशत्रु दोनों की राजधानियां थी राजगृह, है ना, बिहार में। और शुरू में 3 जिले थे, आपको मैंने बताया होगा, अभी बड़ा हो रहा है, लगभग बिहार शामिल हो गया है मगध में, है ना, कुछ उत्तर प्रदेश का एरिया भी शामिल हो गया है, समझ पा रहे? ठीक है। तो उदयन ने 2 कार्य किए जिसके लिए इतिहास में दर्ज है। एक तो इसने गंगा व सोन नदी के बीच पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की। पाटलिपुत्र को पहले कहा जाता था कुसुमपुर, क्या कहा जाता था? कुसुमपुर। तो लिख लीजिएगा, है ना, गंगा व सोन नदी के बीच, गंगा व सोन नदी के बीच पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की इसने, इसलिए इतिहास में दर्ज है। पाटलिपुत्र या ब्रैकेट में या ऐसे लिख लेना कुसुमपुर। कुछ दिन ये कुसुमपुर भी कहलाया था इसी के शासनकाल में, कुछ दिनों तक। बाद में पाटलिपुत्र के नाम से मशहूर होता है। गंगा व सोन नदी के बीच पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी उदयन ने। बहुत पूछा जाने वाला प्रश्न है कि पाटलिपुत्र नगर किसने स्थापित किया था, तो बताइएगा हर्यक वंश के उदयन ने स्थापित किया था। तो गंगा व सोन नदी के बीच पाटलिपुत्र नगर की
स्थापना की बेटा, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की। याद रहेगा आप लोग को? ठीक है। अब इसके अलावा देखें, अच्छा आप देखते हैं पाटलिपुत्र जो राजधानी है, अभी हाँ दूसरा काम अभी मैं बताऊंगा राजधानी के बारे में। और इसने दूसरा काम किया, राजधानी परिवर्तन। एक नगर बसाया और अपना राजधानी भी बदला। मगध, जिसमें लगभग बिहार शामिल है और उत्तर प्रदेश का भी पूर्वी हिस्सा शामिल है। कोसल वाला क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र? कोसल। जीता था ना अजातशत्रु ने, तो कोसल पूर्वी उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा और लगभग बिहार आज का, ये पूरा मतलब अभी मगध है, आगे और बड़ा होगा मगध। तो देखें इसकी राजधानी, जो इसने राजधानी परिवर्तन किया। राजधानी बहुत बार अभी बदलेगी, अभी आप देखेंगे अलग अलग कारणों से राजधानी परिवर्तन होगा। राजधानी परिवर्तन किया इसने। पहले राजधानी थी बेटा राजगृह, पूर्वजों से प्राप्त इसकी जो राजधानी थी वो थी राजगृह, और अभी वर्तमान में राजधानी इसने कर दी पाटलिपुत्र। इसने राजधानी बनाई पाटलिपुत्र को, और यहीं से पाटलिपुत्र की कहानी शुरू होती है। ठीक है, पाटलिपुत्र एक सफल राजधानी होगी, है ना, लिख लीजिएगा, ये एक सफल राजधानी साबित होगी। सफल राजधानी, सफल राजधानी साबित होगी। हाँ, क्योंकि ये दो नदियों के बीच स्थित था, इसलिए सबसे पहले ये सुरक्षित राजधानी थी युद्ध की दृष्टि से। सैनिक दृष्टि से भी ये सुरक्षित था, क्योंकि उस समय सेना में हाथी हुआ करते थे और नदियों को हाथियों को एक बड़ी विशाल नदी को पार करके राजधानी में प्रवेश करा पाना बड़ा मुश्किल था। समझ पा रहे? तो इसलिए सुरक्षित राजधानी थी। ठीक है, सैनिक रूप से, क्योंकि सैनिक रूप से सुरक्षित, सैनिक सुरक्षा मिलती थी क्योंकि नदियों से घिरा हुआ था ये राजधानी। ठीक है, इसके अलावा देखें दूसरी, खाद्य सुरक्षा भी यहां प्राप्त थी, क्योंकि दोआब क्षेत्र था, दो नदियों के बीच वाला क्षेत्र था। तो ऐसे में दोआब क्षेत्र था, आपको पता है प्रत्येक वर्ष नदियां अपने साथ नई मिट्टी लाती थी, उपजाऊ मिट्टी लाती थी, और दो नदियों के बीच पूरा उपजाऊ क्षेत्र था, बहुत अच्छे से उत्पादन होता था, तो खाने की कभी कमी राजधानी में नहीं होती थी, इसीलिए इतना फलता फूलता है पाटलिपुत्र। और आप देखोगे लगभग प्राचीन भारत के इतिहास में गुप्त वंश तक राजधानी पाटलिपुत्र ही रहेगी, एक दो बार छोड़ के। उसके बाद हर्षवर्धन के समय राजधानी कन्नौज बन जाएगा। खाद्य सुरक्षा, खाद्य रूप से भी फूड सिक्योरिटी भी थी इनके पास, समझ पा रहे? इसके अलावा हाँ, वही पटना के ही निकट, पाटलिपुत्र के निकट राजगीर की पहाड़ियां हैं, जहां लोहे के खदान है, वहां से हथियार बनाने के लिए लोहा प्राप्त होता था। तो हर तरीके से अच्छी राजधानी थी। आप समझ रहे गंगा और सोन नदी? जैसे देखिए आपको मैं बताऊं, थोड़ा सा लिखिएगा मत, बनाइएगा मत, ये मैं बता रहा हूं ऐसे ही आप लोग को। ये देखें, जैसे ये है नेपाल, यही तो है नेपाल। अभी नेपाल से कनेक्ट कर सकते हो ना आप लोग? ठीक है, ये है नेपाल, ये है सिक्किम, यहाँ एक अलग देश है भूटान, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, ये बांग्लादेश है। ठीक है, अरबे, ठीक है, थोड़ा गड़बड़ बन गया है, हाँ ठीक है, ये बांग्लादेश है। अब देखो यही, ये यूके है, यूनाइटेड किंगडम नहीं, उत्तराखंड, समझ पा रहे? और यूके के यही ऐसे आके, ये ललितपुर हो गया, ये बुंदेलखंड वाला एरिया, ऐसे मैं छोटा सा बना दे रहा हूं, ये सोनभद्र, ये क्या है? सोनभद्र। और ये पूरा हिस्सा ऐसे, ये बलिया हो गया, यहाँ चंदौली, उसके बाद गाजीपुर, बलिया, कुशीनगर, गोरखपुर, ये सभी जिले हैं, समझ पा रहे? ये उत्तर प्रदेश के। ठीक, उसके बाद देखें यहां, हाँ सही है, ठीक है, उसके बाद यहां ऐसे बिहार है, क्या है बे? थोड़ा सा गड़बड़ बन रहा है, सॉरी, थोड़ा सा समझ रहे हो ना आप लोग? ज्यादा मतलब संभावनाओं को समझना, ठीक है। यहां ये बेटा बिहार है, ठीक है, और यहां ऐसे झारखंड है, पता है ना बेटा? और ये सोनभद्र वाला एरिया है ना? झारखंड भी सोनभद्र से सीमा साझा करता है, यहां छत्तीसगढ़ भी करता है, यहां मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में यही पहाड़ी है एक मैकाल पर्वत, यही एक मैकाल पर्वत है मध्य प्रदेश में। मैकाल पर्वत पर एक, अब क्या पढ़ा रहा हूं मैं, ज्योग्राफी पढ़ाने लगा। मैकाल पर्वत में एक चोटी है अमरकंटक चोटी, और अमरकंटक चोटी से एक नदी निकलती है जो सोनभद्र होते हुए बिहार में चली जाती है, और यहां से आ रही है गंगा नदी। कौन सी नदी? यहां से आ रही है गंगा नदी, उत्तरकाशी जिले से, उत्तराखंड में गंगा नदी आ रही है ना? कहां भारत में प्रवेश करती है पता है? उत्तर प्रदेश में कहां प्रवेश करती है बताइए? कन्नौज। कौन बोल रहा है? बिजनौर, बिजनौर एकदम से, कन्नौज नीचे है, कानपुर है, कानपुर के बाद बताओ बे,
नहीं, प्रयागराज सही है, प्रयागराज। उसके बाद वाराणसी, उसके बाद गाजीपुर, उसके बाद छपरा, छपरा के बाद पटना। लिख सकते हैं ना। तो यही पटना में गंगा नदी और सोन नदी मिल रहे हैं, देख रहे हैं, मिल रहे हैं ना। तो बस यही पटना है, यही दो नदियों के बीच में था। समझ पा रहे हैं कि नहीं? और आगे और चली जाती है। जिन्होंने ज्योग्राफी कभी पढ़ा होगा उनको मुजबानी याद होगा, क्योंकि मैंने याद कराया था बहुत अच्छे से, पूरे गंगा नदी का फ्लो ही याद कराया था। आप लोग भी पढ़ेंगे भविष्य में, ठीक है। तो गंगा और क्या मैंने बताया, गंगा और सोन नदी के बीच इसने पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की उदयन ने, और अपना राजधानी बदला, राजगिरी से ले गया पाटलिपुत्र। और ये एक बहुत सुरक्षित राजधानी थी हर तरीके से, ठीक है। तो इसलिए सफल राजधानी है। और उदयन इसीलिए जाना जाता है, उदयन इसीलिए जाना जाता है। तो बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु, अजातशत्रु का बेटा उदयन। समझ पा रहे हैं? अब देखें उदयन के बाद हर्यक वंश में अगला शासक कौन हुआ। उदयन के बाद जो शासक में उनका इतिहास में नाम ही नहीं है। समझ पा रहे हैं? वो इतिहास में दर्ज नहीं है, कहीं भी उनका उल्लेख ही नहीं मिलता है, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ किया ही नहीं जिसके लिए इतिहास में उनको याद रखा जाए। तो उदयन के बाद ऐसे आप डॉट लगाइएगा, 2 डॉट। कितना? 2 डॉट, मतलब आप जान लो पैटर्न। जब भी मैं डॉट लगा रहा हूं इसका मतलब कोई शासक छोड़ा जा रहा है। समझ पा रहे हैं ना? हाँ, मैं नहीं छोड़ रहा हूं, बहुत जगह छोड़ा गया है, ठीक है। तो उदयन के बाद ऐसे देखें, हमने 1 डॉट लगाया और ये दूसरा डॉट, 2 गए। समझ पा रहे हैं? ठीक है। अब देखिए अंतिम शासक, हाँ, अंतिम शासक कितनों नल्ला हो, किसी वंश का कुछ ना किया हो, फिर भी हमको पढ़ना पड़ता है क्योंकि परीक्षाओं में पूछा जाता है। हर्यक वंश का अंतिम शासक हुआ नागदशक। क्या नाम था उसका? नागदशक। मतलब इसके बेटे का बेटा का बेटा। हर्यक वंश का अंतिम शासक था ये नागदशक। हाँ, नागदशक ये हर्यक वंश का अंतिम शासक था। थोड़ा थोड़ा जानेंगे सबके बारे में। अंतिम शासक, ये बेटा हर्यक वंश का अंतिम शासक है, ठीक है। आइए देखते हैं इसके बारे में। इसके बारे में अच्छा, इसका एक मंत्री था जिसका नाम था शिशुनाग, है ना। जाने एक चीज, कभी भी किसी वंश का अगर कोई शासक अंतिम शासक होता है तो 2 स्थितियां पैदा होती हैं जब वो अंतिम शासक होगा। या तो उसका कोई संतान ना रहा हो, या तो उसकी किसी ने हत्या कर दी, बाहरी व्यक्ति ने, उसके अपने वंश के लोग नहीं, कई बाहरी व्यक्ति ने हत्या कर दी और एक दूसरा वंश शुरू कर दिया, तो वो वंश क्या होगा? अंतिम वंश। नहीं समझ रहे? अगर उसी के पुत्र ने उसकी हत्या कर दी तो फिर वंश नहीं समाप्त होता, बाहरी व्यक्ति ने की है तब समाप्त होगा। तो इसका मंत्री था शिशुनाग जिसने इसकी हत्या कर दी। तो रखेंगे, याद रखेंगे आप लोग कि नागदशक के मंत्री शिशुनाग, नागदशक के मंत्री शिशुनाग द्वारा इसकी हत्या कर दी गई। अबे गड़बड़ हो गया क्या? सही है, ठीक है। मतलब इतना आप परफेक्ट ग्रामर के हिसाब से पढ़ोगे तब क्या, आपको बस समझ में आना चाहिए। तो नागदशक के मंत्री शिशुनाग द्वारा इसकी क्या कर दी गई? हत्या। और अब मगध पर एक नया वंश आने वाला है, शिशुनाग वंश। कौन सा वंश? हर्यक वंश का शासक अंतिम शासक था नागदशक, पहला शासक था बिंबिसार। ये दोनों याद रहेंगे। और सबसे प्रतापी शासक माना जाता है अजातशत्रु, ठीक है। तो हर्यक वंश समाप्त हो गया, हर्यक वंश का अंतिम शासक है नागदशक, ठीक है। आगे बढ़ा जाए तो नोट करके एक पॉइंट लिखें, ठीक है। नोट करके एक पॉइंट लिख लें, उसके बाद मैं बता रहा हूं। नोट करके एक पॉइंट लिखें। हाँ बाबू, हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। सॉरी, पितृहंता, पितृ मतलब पिता, हंता मतलब हत्या, पितृहंता वंश कहा जाता है क्योंकि इसमें ज्यादातर शासक अपने, सभी शासक नहीं, ज्यादातर शासक अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठते हैं, मगध की गद्दी पर, कहा जाता है। तो देखिए नोट्स जो होना चाहिए ना, एग्जाम ओरिएंटेड होना चाहिए, समझ रहे हैं? बहुत अधिक फिलॉसफी या चीजें लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि बुक्स में तो सारी चीजें हैं।
आप अगर बुक्स पढ़ पाते, इतना समय आपके पास होता, एक प्राचीन इतिहास की किताब इतनी मोटी पढ़ोगे? है ना, टाइम है नहीं है। तो इसीलिए आप कोचिंग करते हो कि हमें 6-7 महीने में एक सार मिल जाएगा और आपको पता चलेगा एग्जाम में क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं। तो हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड ही रहेंगे, बकवास ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। तो हर एक वंश समाप्त हो गया और एक नया वंश शुरू होने जा रहा है, शिशुनाग वंश। कौन सा वंश? शिशुनाग वंश। एक नया वंश शुरू होने जा रहा है, शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश। अच्छा, इसमें भी शासकों का हम लोग कार्यकाल नहीं जानेंगे, पूरे वंश का। तो आपने देखा था हर एक वंश जो था वो 412 ईसा पूर्व में समाप्त, मैंने लिखवाया होगा 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक, और 412 ईसा पूर्व से शुरू हो जाता है शिशुनाग वंश। और ये चलेगा जानते हैं कब तक? कोई बताए कोई मुझे? हाँ, एकदम सही, 344 याद कर लो। 544, हालांकि कनेक्ट करना थोड़ा मुश्किल है, ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे। 344, 412 से कब तक बेटा? 344 ईसा पूर्व तक रहेगा शिशुनाग वंश। इसमें शासकों का नहीं जानेंगे क्योंकि इतने बड़े शासक ये लोग नहीं है कि इनको पढ़ा जाए कि एक शासक का टाइम पीरियड। और ये भी याद मत कीजिएगा, समझ रहे हैं ना, कोई मतलब नहीं है। शिशुनाग वंश का संस्थापक आइए देखते हैं। ये सब कहां स्थापना हो रहा है, कौन से राज्य में? मगध राज्य में। मगध राज्य में ये सब शासक आ रहे हैं। पहला वंश मगध पे जो शासन करता है वो था हर्यक वंश, और दूसरा वंश मगध पे। और मगध कहां है? मूल रूप से कहां था? बिहार में 3 जिले, राजगीर, गया और पटना, यही 3 जिले मगध था। धीरे धीरे मगध में और भी क्षेत्र जुड़े, ठीक है, अलग अलग शासकों द्वारा जोड़े गए। और अभी आपको पता है लगभग बिहार, उत्तरी बिहार है ना, लिच्छवी, वज्जी संघ, ये सब बिहार के उत्तर में है, ठीक है। और दक्षिणी बिहार भागलपुर, लगभग बिहार वाला क्षेत्र मगध है, और थोड़ा सा हिस्सा कौशल वाला उत्तर प्रदेश वाला हिस्सा। तो ये अभी क्या है? मगध। समझ पा रहे? हाँ। तो शिशुनाग वंश मगध का अगला शासक बना, शिशुनाग वंश अगला वंश स्थापित हुआ, और इस वंश का संस्थापक था शिशुनाग। इसने अपने नाम से ही वंश शुरू किया, अपने किसी पूर्वज के नाम से वंश नहीं शुरू किया, अपने ही नाम से शुरू कर दिया। इस वंश का नाम था शिशुनाग, शिशुनाग वंश, और राजा का नाम था शिशुनाग, ठीक है। तो देखिए शिशुनाग बाबू, इसका कार्यकाल नहीं पढ़ेंगे, ये 2 कार्यों के लिए जाना जाता है। आप सोच रहे हो क्या चंद्रगुप्त मौर्य भी ऐसे पढ़ाएंगे? नहीं भाई साहब, चंद्रगुप्त मौर्य का लेवल अलग होगा, उसको पूरा 2 क्लास, 1.5-2 क्लास लगेगा अशोक पढ़ने में। अशोक तो 2-3 क्लास लगेगा, समझ पा रहे हैं? ऐसा नहीं पढ़ेंगे, ट्रस्ट में, ठीक है। मैं जितना आवश्यकता उतना बता रहा हूं आपको। तो शिशुनाग 2 कार्यों के लिए जाना जाता है। शिशुनाग 2 कार्यों के लिए जाना जाता है। एक तो इसने राजधानी बदला, राजधानी, चूंकि पाटलिपुत्र और कह सकते हैं राजगृह में काफी समय तक हर्यक वंश के लोग थे और उनकी श्रद्धा हर्यक वंश के प्रति थी, और इसने अभी अभी हर्यक वंश के अंतिम शासक को मारा है। तो इसको षड्यंत्र का खतरा था, पाटलिपुत्र में भी और राजगृह में भी, है ना, दोनों जगह हर्यक वंश था काफी समय से। तो इसकी भी हत्या हो सकती थी क्योंकि उन्हीं के लोगों को मारा है जो लोग अभी वर्तमान में वहां है। तो सबसे पहले ये राजधानी बदलता है, अपनी राजधानी ये वैशाली ले गया। पाटलिपुत्र से कहां ले गया? बिहार में ही वैशाली ले गया, याद रखेंगे। ये राजधानी परिवर्तन, राजधानी बदल रहा है, देख रहे हो विनोद? हाँ, राजधानी परिवर्तन हो रहा है। तो एक बार राजधानी बदला था उदयन ने, राजगृह से पाटलिपुत्र ले गया था, और अभी फिर से राजधानी बदल रहा है। अभी पाटलिपुत्र से राजधानी आ रही है वैशाली, बिहार में ही है वैशाली। वैशाली जिला जानते हो तुम लोग? नहीं जानते हो, अच्छी बात है। वैशाली एक जिला है बिहार में, समझ रहे? ठीक है। पाटलिपुत्र से यह राजधानी ले गया वैशाली, षड्यंत्रों से बचने के लिए। और आप यही नहीं, मध्यकालीन भारत में भी देखेंगे, जब भी कोई नया वंश स्थापित होता था तो सामान्यतः सबसे पहले राजधानी बदली जाती थी, ठीक है। हाँ, कभी कभी नहीं भी बदला जाता था, लेकिन ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा राजधानी परिवर्तन किया। और इसने एक ऐसा काम किया जो अब तक मगध के किसी शासक ने नहीं किया था। अवंती का नाम सुना है? मध्य प्रदेश वाला अवंती महाजनपद, उसको हर्यक वंश के अजात शत्रु जैसे शासक भी हरा नहीं पाए थे, है ना। वो काम किया शिशुनाग ने। हालांकि अवंती अभी कमजोर हो चुका है ना। आपको मगध का इतिहास पढ़ना है, अवंती का नहीं। अवंती अभी कमजोर हो गया है, वहां के शासक अयोग्य हो चुके हैं।
इस मौके का फायदा उठाया शिशुनाग ने और इसने अवंती को जीतकर मगध में मिला लिया। अवंती की दो राजधानियां थी, एक उज्जैनी और एक माहिष्मती, और मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में स्थित था ये। कोई समस्या है किसी को? ठीक है, कोई बात नहीं। थोड़ा सा किसका फोन था? है? तुम बड़ा उसका मुस्कुराहट पढ़ रहे हो है? तो ठीक है। हाँ, बस एक लाइन लिखिएगा, किसने? शिशुनाग ने। इसने अवंती को जीतकर, इसने अवंती को जीतकर, इसने अवंती को जीतकर बेटा मगध में मिला लिया। शिशुनाग ने अवंती को जीतकर मगध में मिला लिया। बस इतना आपको जानना है। आपसे पूछा जाएगा यह प्रश्न, और पूछा जा चुका है कई बार कि अवंती को मगध में किसने मिलाया था? तो शिशुनाग ने। याद रहेगा बेटा? अच्छा, आप देखो अभी मगध बड़ा हो रहा है बेटा, है ना? आपने देखा था, मान लीजिए ये भारत है, ठीक है, ये थोड़ा सा भारत मेरा अजीब बन जाता है, ठीक है, ये यहां बिहार वाला क्षेत्र है, बिहार और उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में यही मगध है। समझ पा रहे हैं? और मगध में अभी एमपी वाला काफी बड़ा हिस्सा मगध का हिस्सा बन जाता है, मध्य प्रदेश और थोड़ा सा हिस्सा उत्तर प्रदेश का भी, लेकिन मध्य प्रदेश आप समझे, ठीक है। ये पूरा अभी मगध बन गया। मेरी बात समझ रहे हैं? मगध अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, ठीक है। इतना समझ में आया? अब शिशुनाग के बाद इसका बेटा, शिशुनाग का पुत्र, हाँ बेटा, हाँ, इसका पुत्र कालाशोक। कालाशोक, हाँ एकदम सही मान सकते हैं कि कालाशोक श्याम रंग का था, सांवला था, इसलिए इसको एक अन्य नाम भी इसका है, इसको काक वर्ण के नाम से भी जाना जाता है। हाँ, ऐतिहासिक ग्रंथों में इसको काक वर्ण, काक मतलब कौवा, वर्ण मतलब रंग, तो कौवे रंग का मतलब सांवला था। और सांवले लोग बड़े ही खूबसूरत होते हैं, आपको पता है? भगवान कृष्ण, मैं हमेशा कहता हूं, भगवान कृष्ण क्या थे? सांवले थे। और भगवान कृष्ण से खूबसूरत कौन हो सकता है? कोई है? हाँ, भगवान राम भी सांवले थे, ऐसा कहीं कहीं लिखा है, लेकिन वो सांवले थे नहीं, ठीक है। हाँ, क्योंकि तुलसीदास और वाल्मीकि दोनों रामायण में लिखा है कि वो सांवले नहीं थे, अन्य जगह मिलता है, ठीक है, कि वो सांवले थे। तो आप ऑथेंटिक मानो वाल्मीकि रामायण को, ठीक है, जो उसमें लिखा है वो सही है। बाद में वाल्मीकि रामायण को ही उसमें से बुराइयां हटाकर, जो कुछ गलत बातें थी जो वाल्मीकि रामायण में थी भगवान राम के चरित्र के बारे में, है ना, वो सब हटा के एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करने के लिए तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा। हालांकि कुछ चीजें अभी भी रह गई हैं उसमें, है ना, कुछ, और अरे यार कमियां किसमें नहीं होती हैं, समझ पा रहे हैं? ठीक है। हाँ, अन्य नाम, ठीक है, अन्य नाम इसका काक वर्ण मिलता है अलग अलग ग्रंथों में, क्योंकि ये सांवले रंग का था इसलिए। वर्ण मतलब होता है रंग, काक मतलब कोयल, ठीक है। हाँ, कालाशोक, कालाशोक भी दो कार्यों के लिए जाना जाता है। अच्छा, लिख लीजिएगा, इसने अपने पिता की हत्या नहीं की थी, इसके पिता की सामान्य मृत्यु हुई, अपने पिता की मृत्यु के बाद ये मगध का शासक बना, ठीक है ना बेटा? लिख लीजिएगा ये लाइन, ताकि कंफ्यूजन ना रहे। यहां देख रहे हो अपने पिता को सब लोग मार रहे हैं, तो क्लियर कर लो, अपने पिता की मृत्यु के बाद, अपने पिता की मृत्यु के बाद मगध का सम्राट बनाइए, मगध का शासक बना, शासक बना कालाशोक। देखिए, जब इसके पिता वैशाली को राजधानी बनाकर शासन कर रहे थे, इसी दौरान ये पाटलिपुत्र में था, और पाटलिपुत्र में जितने भी इसके विरोधी थे और इसके पिता के विरोधी थे, सबको साफ कर रहा था। ये साफ कर दिया, पाटलिपुत्र की सफाई हो चुकी थी, है ना। हालांकि राजधानी तुरंत नहीं बदला, इसके राज्याभिषेक के प्रारंभिक वर्षों में, है ना, द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी इसके शासनकाल में, ठीक है। 383 ईसा पूर्व में कालाशोक के ही शासनकाल में, तब इसकी राजधानी वैशाली थी। क्या थी? वैशाली। तो वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी, मैंने पढ़ाया था। द्वितीय बौद्ध संगति हुई वैशाली में, शासक था कालाशोक, और अध्यक्षता की थी बौद्ध संगति की किसने? बताओ? सर्वकामी ने। शाबाश,
सर्वकामिन है, तो लिख लीजिएगा, है ना। इसी के शासनकाल, मतलब इसी मतलब किसी, कालाशोक, इसी के शासनकाल में इसी के शासनकाल में ब्रैकेट में लिखेगा 383 ईसा पूर्व, इसी के शासनकाल में 383 ईसा पूर्व में द्वितीय बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्धों की दूसरी सभा, द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में आयोजित हुई थी, वैशाली में आयोजित हुई, वैशाली में आयोजित हुई। और इस बौद्ध संगीति के बाद इसने राजधानी भी बदल दिया, क्योंकि अभी इसके नजर में राजधानी सेफ है ना। इसने भी राजधानी परिवर्तन किया, इसके पिता ने भी राजधानी परिवर्तन किया था। इसके पिता ने पाटलिपुत्र से राजधानी वैशाली बनाई थी और इसने भी राजधानी पुनः पाटलिपुत्र को बनाया, तो इसने भी राजधानी परिवर्तन किया, राजधानी पुनः पाटलिपुत्र बनाया। मगध की राजधानी, मगध काफी बड़ा हो रहा है ना, और राजधानी भी बार बार बदल रही है, पुनः पाटलिपुत्र को बनाया इसने राजधानी, राजधानी पुनः पाटलिपुत्र को बनाया। तो बस कालाशोक के बारे में इतना जानना है आपको। और ये शिशुनाग वंश के 2 शासक आपने देखे, शिशुनाग वंश के ये 2 शासक हैं। आगे बढ़ा जाए, लिख लीजिए फटाफट, लिख लीजिए। ठीक है, आगे पढ़ा जाए। तो देखिए कालाशोक के बाद, है ना, 3 शासक लिखिएगा, 3 शासक आए, मैं 3 डॉट बना रहा हूं, समझ रहे हैं। और चौथा अंतिम है, चौथा क्या है, अंतिम है। चौथे का नाम था नंदीवर्धन, ये शिशुनाग वंश का अंतिम शासक है ना। मतलब ये आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है ना बेटा। आप कहोगे सर नहीं पढ़ा, किसी किताब में आपको नहीं मिलेगा सामान्यतः, आप अच्छे पुस्तकें, बहुत रिसर्च लेवल की पुस्तकें देखेंगे उसमें मिलेगा। हाँ समझ रहे हैं। हो सकता है 1-2 शासक बीच में दे दे किसी एस.के. पांडे, राम शरण शर्मा में, लेकिन नहीं देगा आपको, नहीं मिलेगा, ठीक है। तो लिखे अंतिम शासक था, आपको मैं बता रहा हूं ना, नंदीवर्धन। नंदीवर्धन अंतिम शासक था शिशुनाग वंश का, तो लिख लीजिएगा शिशुनाग वंश का अंतिम शासक। आपके शिशुनाग वंश का अंतिम शासक। जल्दी से हम लोगों को पहुंचना है, कहां जानते हैं, मौर्य वंश पे, ठीक है। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक है नंदीवर्धन। अगर अंतिम है तो जाहिर सी बात है, या तो इसका कोई संतान नहीं रहा होगा, या तो इसकी हत्या हुई होगी। तो इसकी हत्या हुई थी भाई साहब इसी के सेनापति, जिसका नाम था महापद्म नंद। हालांकि कहानियां बहुत सारी हैं इसके बारे में, आप यही सही माने, ठीक है। तो नंदीवर्धन के सेनापति महापद्म नंद ने इसकी हत्या कर दी और मगध पर एक नया वंश स्थापित हुआ, नंद वंश। नींद आ रहा है, नहीं ना? तो यहां क्यों देख रहे हो आप पूरा, है ना? तो अगर आप कहीं बहुत ध्यान से देख रहे हैं एक जगह, तो मैं ये मानता हूं आप फिजिकली यहां नहीं हो। फिजिकली यहां हो, मेंटली यहां कहीं हो, कहीं और हो। तो कहां हो, है? चलो, पहले मैं लड़कियों को बेइज्जत नहीं करता था, मतलब होता था उनको कंसंट्रेशन में लाने के लिए, क्लास में थोड़ा अनुशासन बनाए रखने के लिए मैं शुरू शुरू में लड़कियों को भी डांटता था बहुत बुरी तरह, जैसे आप लोग को नहीं बेइज्जत करता हूं। तो सबसे अच्छा तरीका है बेइज्जत करो, चुपचाप बैठे रहे, है ना? फिर नौबत नहीं आती। अनुशासन बहुत जरूरी है क्लास में, समझ रहे? तभी अच्छी पढ़ाई होती है और तभी अच्छे से चीजें होती हैं, आपको भी चीजें अच्छे से समझ में आती हैं, ठीक? ये बहुत जरूरी है। पहले मैं ऐसा करता था, फिर मैंने एक दिन सोचा ये बड़ी मुश्किलों से आती है, घर से बड़ी मुश्किलों से भेजी जाती है। अगर एक भी बच्ची इस कारण से डीमोटिवेट हो गई, है ना, तो वो गड़बड़ हो जाएगा, समझ रहा? तो थोड़ा सा मैं विशेष रियायत देता हूं, लेकिन ये चीजें बदल भी सकती हैं, ठीक है, कभी भी। तो इसको, हाँ एकदम सही, अन्यथा मत लीजिएगा ठीक है। तो नंदीवर्धन
सेनापति, इसी का सेनापति था जिसका नाम था महापदम नंद। सेनापति महापदम नंद, सेनापति महापदम नंद द्वारा हत्या कर दिया गया, इसीलिए तो ये नंद शिशुनाग वंश का अंतिम शासक बना। तो इसी का सेनापति था जो काफी ताकतवर था। तो देखिए, राजा जब कम शक्तिशाली हो जाता है तो अन्य पद ताकतवर हो जाते हैं, तो ये कम अयोग्य रहा होगा। देखिए, शक्तिशाली पद नहीं होता असल में। ये लोग कहते हैं कि राष्ट्रपति का पद शक्तिशाली है, प्रधानमंत्री का पद नहीं, व्यक्ति होते हैं भाई साहब, है ना, उनकी पर्सनालिटी, उनका व्यक्तित्व होता है। उसी पद पर मनमोहन सिंह, नरसिम्हा राव और भी लोग बैठे थे। उसी पद पे एक समय में इंदिरा गांधी बैठी थी और आज मोदी जी हैं। समझ पा रहे हैं ये लोग कितने शक्तिशाली दिखते हैं। और वहीं बहुत सारे, हालांकि अटल जी को भी कह सकते हैं, ये लोग उतने शक्तिशाली नहीं दिखते थे जितने इंदिरा गांधी और मोदी जी दिखते हैं। गलत कह रहा हूं? तो व्यक्तित्व भी बहुत कुछ मैटर करता है। तो व्यक्तित्व नल्ला था इनका, मार दिया इनके सेनापति ने, वंश खत्म। शिशुनाग वंश में 2 शासक पढ़ने शुरू वाले आपको, और एक अंतिम शासक। शिशुनाग वंश की स्थापना की थी शिशुनाग ने, उसका बेटा हुआ कालाशोक, और अंतिम शासक हुआ नंदीवर्धन, और इसकी हत्या इसी के सेनापति महापदम नंद ने कर दिया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं नंद वंश। कौन सा वंश? देख रहे हो विनोद, कितना तेज से सिलेबस भगाया जा रहा है। हाँ, नंद वंश। आइए, नंद वंश की स्थापना हुई 344 ईसा पूर्व में, और ये ज्यादा समय तक चल नहीं पाएगा क्योंकि इसमें एक नल्ला शासक आएगा जिसका नाम हुआ घनानंद। बड़ा इंटरेस्टिंग जीव था वो, है ना, बताएंगे उसके बारे में। 322 ईसा पूर्व तक चलेगा, और 322 ईसा पूर्व में नंद वंश का एक शासक होगा जिसका नाम होगा घनानंद, और घनानंद की हत्या करेगा चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की सहायता से, और मगध में स्थापित होगा मौर्य वंश। ठीक है, तो नंद वंश का संस्थापक था महापदम नंद, जो सेनापति था नंदीवर्धन का। ठीक है, हाँ, नंद वंश का संस्थापक था बेटा, नंद वंश का संस्थापक था, नाम था इसका महापदम नंद। महापदम नंद, ठीक है। ये बाबू एक तो अपनी उपाधियों, अच्छा राजधानी अभी कहां है बेटा? राजधानी भूलिएगा मत, हाँ पाटलिपुत्र। राजधानी अभी बदली नहीं है, जब बदलेगी तो बताऊंगा मैं। राजधानी पाटलिपुत्र है, राजधानी अभी मगध की राजधानी पाटलिपुत्र है। और ये कैसे मगध का शासक बना आप जानते हैं, इसने नंदीवर्धन की हत्या की थी, अभी अभी एक क्षत्रिय की हत्या की थी, शिशुनाग वंश के क्षत्रिय की। तो इसने बहुत सारी उपाधियां ली थी बेटा, इसकी उपाधियां प्रश्न में पूछी जाती है, बहुत सारे प्रश्न इसकी उपाधियों से बनते हैं। तो तगड़ा शासक था। अच्छा, इसके बारे में कहा जाता है कि कहीं कहीं पुस्तकों में लिखा है ये ब्राह्मण शासक था, है ना, एक ब्राह्मण और एक वैश्या का पुत्र था, ब्राह्मण शासक था। कहीं कहीं इसको निम्न कुल का, निम्न जाति का बताया जाता है, इस वजह से भी हाँ, ये एक निम्न कुल का था और एक वैश्या का पुत्र था, दोनों का। ठीक है, तो कहीं कहीं निम्न कुल का बताया गया, कहीं कहीं ब्राह्मण का, लेकिन इसकी उपाधियों से लगता है ये ब्राह्मण शासक था, एक ब्राह्मण और एक वैश्य का पुत्र था। इसकी उपाधियां, इसने उपाधि ली थी महाक्षत्रांतक की उपाधि। महाक्षत्रांतक मतलब क्षत्रियों का नाश करने वाला। ठीक है, तो महाक्षत्रांतक की उपाधि ली थी, याद रखेंगे आप लोग। महाक्षत्रांतक, ये पाटलिपुत्र का शासक बना था। महाक्षत्रांतक मतलब क्षत्रियों का नाश करने वाला, क्षत्रियों का अंत करने वाला। अभी अभी इसने एक क्षत्रिय को मारा है जिसका नाम था नंदीवर्धन, मारा है ना, अभी तुरंत तो मारा है। ठीक है, क्षत्रियों का अंत करने वाला, हाँ अभी हाल ही में नहीं वे, तुरंत क्षत्रियों का अंत करने वाला। ठीक है, इसके अलावा इसने एक और उपाधि ली थी, क्षत्रियों का अंत करने के लिए जाने जाते हैं भगवान परशुराम, है ना, जानते हैं आप, कहा जाता है उनके बारे में। ऐसे नहीं सभी क्षत्रियों को नहीं, उन्होंने अधर्मी क्षत्रियों को, जो प्रजा की नहीं, क्षत्रिय का काम है, शासन की जिम्मेदारी दी गई है तो प्रजा को देखभाल करे। अब प्रजा का ही शोषण करने लगेगा तो रक्षक कौन बनेगा, समझ रहे, रक्षक ही भक्षक बन जाएगा। तो ऐसे में कहा जाता है, ये हालांकि कहना है सिर्फ, नहीं नहीं हो सकता है सही भी, है ना। ठीक है, चूंकि किसी की भावना ना आहत हो, उनके बारे में कहा जाता है उन्होंने 21 बार पृथ्वी को
क्षत्रिय विहीन कर दिया था। और एक बहुत सबसे ताकतवर अपने जमाने के भगवान राम से भी ताकतवर क्षत्रिय कहा जाता था सहस्त्र बाहु। सहस्त्र बाहु की 100 भुजाएं काट दी थी उसने, भगवान परशुराम ने, समझ रहे? तो भगवान परशुराम के पिता थे भार्गव, समझ पा रहे? सॉरी, भृगु मुनि, क्या कर रहा हूं मैं। भगवान परशुराम के पिता थे भृगु मुनि, इसीलिए परशुराम को कहा जाता है भार्गव। क्या कहा जाता है? तो इसने भार्गव की उपाधि धारण की, इसने अपने आप को परशुराम का अवतार बताया। क्या बताया? हो सकता है इसको क्षत्रियों से कोई द्वेष रहा हो, है ना, जो भी रहा हो, इसने उपाधि लिया भार्गव का। भार्गव, भार्गव का सेंस है बेटा परशुराम का अवतार। इसने आपको अपने आप को परशुराम का अवतार कहा। इससे ज्यादा प्रश्न बनते नहीं, यही पूछा गया है बहुत बार, तो इसलिए मैं ये बता रहा हूं। इसके अलावा और उपाधियां पढ़ेंगे आप लोग। एक उपाधि इसने लिया एक राट। एक राट, एक राट मतलब होता है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है चारों दिशाओं का स्वामी। शब्द मत जाइएगा, इसके सेंस से समझिए। चारों दिशा मतलब संपूर्ण विश्व का। तो इनके लिए विश्व था बिहार और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, समझ पा रहे हैं? यही इनके लिए विश्व था। ये जानते ही नहीं थे विश्व कितना बड़ा है, सिकंदर जानता था। कौन जानता था? हाँ, वो विश्व। ये तो अपने आप को कहने लगे थे क्या, चारों दिशाओं का स्वामी। एक राट की उपाधि धारण की थी इसने। सॉरी, कल बहुत तबीयत खराब थी मेरी, बहुत ज्यादा। हालांकि अभी रिकवर नहीं हुआ हूं, लेकिन पढ़ाने की कंडीशन में तो हूं ही। ठीक है, तो महाक्षत्रांतक, क्षत्रियों का अंत करने वाला, भार्गव, परशुराम का अवतार, चारों दिशाओं का स्वामी। और पढ़ेंगे ना, इसको भी याद करना है, सारी उपाधियां। ये तो पीसीएस में पूछा हुआ है, ये दोनों आप में पूछा जा चुका है, समझ पा रहे हैं? ये पीसीएस प्री में 2018 में पूछा गया था। अब एक और बता रहा हूं, यहां तक याद कीजिएगा, इसके बाद भी इसकी उपाधियां हैं, लेकिन यहां तक जो चौथी उपाधि है यहां तक याद कीजिएगा, ठीक है ना? चौथी उपाधि थी इसकी उग्रसेन। इसने उग्रसेन की उपाधि धारण की थी, और उग्रसेन का अर्थ होता है भयंकर सेना का स्वामी, है ना? इसकी सेना बड़ी तगड़ी थी, भयंकर सेना का स्वामी। बस इतना याद कर लीजिएगा, भयंकर सेना का स्वामी। बेटा काम दौड़ेगा, इतना याद कर लेंगे। महाक्षत्रांतक, महापदम नंद ने उपाधि ली थी। महाक्षत्रांतक, भार्गव, एकराट और उग्रसेन, ये उपाधियां। अब देखिए इतिहास में इसका योगदान क्या है, किस लिए ये याद रखा जाता है, ठीक है, मैं बता रहा हूं। ठीक, तो ये दो चीजें इसने की ऐसा मगध में, जिसके लिए इसको याद किया जाता है, ठीक है। अब मैं बता रहा हूं, एक तो इससे पहले मगध में किसी भी राजा के पास अस्थाई सेना नहीं थी, उसकी अपनी सेना नहीं थी। जब भी उसको युद्ध लड़ना होता था तो दरबारियों की सेना को वो बुलाता था, है ना? दरबारी कोई है, उसके पास 10 हाथी हैं, 100 लोग हैं, समझ पा रहे हैं? तो ऐसे दरबारियों को बुलाया जाता था और राजा फिर सब लोग युद्ध लड़ते थे। मतलब राजा के पास अपनी अस्थाई सेना नहीं होती थी। इसने मगध में अस्थाई सेना का गठन किया, याद रहेगा? मगध में, मगध की अपनी राजधानी की, राजा की खुद की अस्थाई सेना, इसीलिए इसको कहा जाता है भयंकर सेना का स्वामी। तो याद रखेंगे, इसने मगध में अस्थाई सेना का गठन किया। आपको लग रहा होगा सर वन लाइनर की तरह पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल इसको ऐसे ही पढ़ना है, ठीक है ना? तो मगध में अस्थाई सेना का गठन किया था। आपसे पूछा जाएगा मगध में पहली बार अस्थाई सेना का गठन, अभी पहले बताया क्या मैंने? कुछ इससे पहले बताया कोई किसी ने अस्थाई सेना का गठन किया है? नहीं ना, तो पहली बार हो रहा है ये। कुछ भी हुआ होता मैं बताता जरूर आप लोग को। तो ऐसा पहली बार हुआ है 1718, बहुत सारे सालों में पहली बार हो रहा है, ठीक है बेटा? गाना सुने हो कि नहीं? इतना भी सीरियस ना हो जाओ। तो मगध में अस्थाई सेना का गठन किया था महापदम नंद ने। इसके अलावा एक राज्य है कलिंग राज्य, जो आज के उड़ीसा में पड़ता है। आपको मैं पढ़ाऊंगा अशोक के समय कलिंग युद्ध। तो आज देख रहे हो उड़ीसा वाला क्षेत्र, ये उड़ीसा वाला क्षेत्र, समझ रहे? इसका प्राचीन नाम था कलिंग राज्य और यहां की राजधानी थी तोसली, ठीक है?
कलिंग राज्य अभी ये नहीं जीता गया था, बिहार के नीचे उड़ीसा, समझ पा रहे हैं, यहां दक्षिण में आपको दिखेगा, दिख रहा है आपको, बिहार के यहां दक्षिण में क्या है, उड़ीसा, समझ रहे हैं। अभी तो बिहार से टूट के झारखंड भी बन गया, तो छोड़ ही दीजिए इसको, पूरा बिहार में बता रहा था, ठीक है। अब देखें उड़ीसा को भी जीत लिया इसने। अच्छा, आज के हिसाब से उड़ीसा नहीं, आज का उड़ीसा मतलब इसमें छत्तीसगढ़ वाला हिस्सा भी था थोड़ा सा उस समय के कलिंग में। तो आप देखोगे एक कलिंग युद्ध होगा, ठीक। आगे चलकर ये सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए कलिंग को मगध में किसने मिलाया था, तो बताइएगा महापद्म नंद। इसने कलिंग को जीतकर मगध में मिलाया था। साम्राज्य विस्तार हो रहा है, क्या हो रहा है, साम्राज्य विस्तार। तो लिख लीजिएगा, इसने कलिंग को जीतकर जीतकर मगध में मिलाया। और कहा जाता है ये एक कल्याणकारी राजा था, और कलिंग को जीतकर इसने मगध में मिलाया और कलिंग में नहरें बनवाई किसानों के लिए, कलिंग में नहरों का निर्माण कराया, नहरों का निर्माण करवाया इसने। अब ये नहर कहां से आ गया, और जगह तो मैंने नहर बताया नहीं, यहां क्यों बता रहा हूं, क्योंकि उड़ीसा में एक अभिलेख में पढ़ाऊंगा आने वाले समय में, हाथी गुम्फा अभिलेख। उड़ीसा में उदयगिरी की पहाड़ियां हैं, और उड़ीसा कलिंग का ही एक शासक होगा खारवेल, और खारवेल भविष्य में आएगा, घबराइए नहीं, अभी भविष्य की चीज पहले कैसे बता दूं। तो इसने एक अभिलेख लिखवाया है ना, उदयगिरी की पहाड़ियों पर उड़ीसा में, जो आज भी मौजूद है, जिसको कहा जाता है हाथी गुम्फा अभिलेख। अभिलेख क्या होता है, अभिलेख आज हमारे मोदी जी जैसे अपनी बातें कहने के लिए होर्डिंग लगवाते हैं, अपनी बातें जनता तक पहुंचाने के लिए होर्डिंग लगवाते हैं, वैसे ही पहले के राजा लोग अपनी बातें कहने के लिए प्राकृतिक चट्टानों को छेनी हथौड़ी से कटवा कर बातें लिखवा देते थे, जनता पढ़ती थी और संज्ञान लेती थी उसका, समझ पा रहे। तो बस उसी पर्वत को, उदयगिरी पहाड़ी को कटवा कर क्या लिखवाया गया है, हाथी गुम्फा अभिलेख। और हाथी गुम्फा अभिलेख में, ये उड़ीसा में है, कहां है बेटा, और हाथी गुम्फा अभिलेख से कलिंग के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, और वहीं से पता चलता है कि महापद्म नंद जैसे किसी शासक ने कलिंग को जीता था और नहर बनवाया था, और वहीं से पता चलता है कि अशोक ने भी जीता था, और वहां है ना, और अशोक ने कलिंग को जीतने के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था, समझ पा रहे हैं। कहां से जानकारी मिलती है, हाथी गुम्फा अभिलेख। तो वहां ये लिखा हुआ है कलिंग में नहरों का निर्माण करवाया, तो इसलिए स्पेशली ये लिखा जाता है। नहीं समझ में आया उस अभिलेख की बात को, तो अभी इतना जाने आप, इसका योगदान है मगध में ये महापद्म नंद का, कि इसने कलिंग, कलिंग मतलब आप लिख लीजिएगा यहां साइड में, कलिंग मतलब कलिंग वाला क्षेत्र, ये यहां साइड में मैप जगह हुए है ना आप लोग के पास, अबे जगह होगी, मैं इतना कम शॉर्ट में लिखवा ही रहा हूं। कलिंग मतलब आज का उड़ीसा, उड़ीसा। और कलिंग का कैपिटल हुआ करता था, राजधानी था, एक अलग राज्य थी। कलिंग की राजधानी थी बेटा तोसली, कलिंग की राजधानी थी तोसली। तो इसने कलिंग को जीता और मगध में मिलाया और कलिंग में नहरों का निर्माण कराया, है ना, जनता की भलाई के लिए। इसके अलावा, ठीक है आगे बढ़ा जाए, बना लीजिए ताकि दिमाग में रहे कि कलिंग कहां है। लिख लिया आप लोगों ने, थोड़ा जल्दी लिखिए, ठीक है बेटा। आगे देखें, अब हम देख रहे हैं एक फैक्ट और इसके बारे में पढ़ेंगे। कहा जाता है कि महान व्याकरण के ज्ञाता पढ़िनी, पढ़िनी नाम सुना है, पढ़िनी या पढ़िनी बोला जाता है उनको, हाँ। तो महान व्याकरण, व्याकरण मतलब व्याकरण के ज्ञाता, संस्कृत भाषा के ज्ञाता थे वो कहीं कहीं लिखा है, मैं दोनों पक्ष बता रहा हूं, कहीं कहीं लिखा है कि वो महापद्म नंद के दरबार में थे, और कहीं कहीं लिखा है कि वो महापद्म नंद के समकालीन थे, उन्हीं के काल में, महापद्म नंद के शासन काल में ही वो भी बिहार में थे। मेरी बात समझ रहे हैं, मगध राज्य में ही रहते थे। तो आप इसको लिखिएगा कि पढ़नी जो महान व्याकरण थे वो महापद्म नंद के समकालीन थे, उन्हीं के काल के थे, समझ रहे हैं। तो लिख लीजिएगा एक लाइन कि महान व्याकरण, व्याकरण मतलब होता है व्याकरण का ज्ञाता। आपने हिंदी में पढ़ा होगा,
हाँ, महान व्याकरण पढ़नी, महान व्याकरण पढ़नी महापदम नंद के, महापदम नंद के समकालीन थे बेटा, इन्हीं के काल के थे ये, महापदम नंद के समकालीन थे, महापदम नंद के समकालीन थे, पढ़नी महापदम नंद के समकालीन थे। व्याकरण के ज्ञाता थे भाई साहब ये पढ़नी, तो जाहिर सी बात है इनकी कोई रचना होगी। हाँ एकदम सही आप बोल रहे हैं, इनकी रचना का नाम है बेटा अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी, और कहा जाता है ये संस्कृत भाषा की व्याकरण थी। ये संस्कृत, हर एक भाषा का कोई ना कोई व्याकरण होता है, तो संस्कृत भाषा के व्याकरण पर आधारित पुस्तक थी। तो लिख सकते हैं ब्रैकेट में, इसमें क्या था बेटा, संस्कृत, हिंदी भाषा का व्याकरण होता है ना, वैसे संस्कृत भाषा का भी व्याकरण, संस्कृत, सॉरी, इसमें संस्कृत भाषा का व्याकरण था, संस्कृत भाषा का व्याकरण। और ये इतनी अच्छी पुस्तक है, किसी को आधार बनाकर भविष्य में कई पुस्तकें लिखी जाएंगी, है ना। इसी पर आधारित, अष्टाध्यायी पर आधारित कुछ पुस्तकें हैं, 2 पुस्तकें मैं बता रहा हूं, जो व्याकरण ही होगा। जाहिर सी बात है जब इस पे आधारित पुस्तक है तो व्याकरण ही होगा, समझ रहे हैं? ठीक है, तो लिख लीजिएगा एक लाइन कि अष्टाध्यायी पर आधारित पुस्तकें, इतनी महान पुस्तक है कि इसी को आधार बनाकर कई पुस्तकें लिखी गई हैं प्राचीन काल में ही। अष्टाध्यायी पर आधारित पुस्तकें, बस ये फेज पार कीजिए जल्दी से, क्योंकि डाटा इसमें कम है, डाटा कम है। अष्टाध्यायी पर आधारित 2 पुस्तकें मैं बता रहा हूं आपको, जो आगे भविष्य में लिखे जाएंगे। सुंग वंश, पुष्यमित्र सुंग के दरबार में एक विद्वान थे जिनका नाम था पतंजलि, और पतंजलि योग दर्शन के आचार्य थे। ठीक है, पतंजलि बाबा रामदेव जानते हो ना, बस वही। ठीक है, तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, आधारित पुस्तकें, एक पुस्तक है महाभाष्य, नाम सुना है महाभाष्य। तो महाभाष्य पढ़नी के अष्टाध्यायी को ही आधार बनाकर लिखा गया है महाभाष्य, एक पुस्तक है। और यह महाभाष्य जो पुस्तक है लिखा है पतंजलि, पतंजलि ने, महर्षि पतंजलि द्वारा रचित है ना, महर्षि पतंजलि द्वारा रचित। एक गुप्त काल में, ये तो सुंग काल के थे, पुष्यमित्र सुंग के एक गुप्त काल के विद्वान थे जिनका नाम था वररुचि, ये भी बहुत बड़े व्याकरण थे। वररुचि ने एक पुस्तक लिखी है वर्तिका, और वर्तिका को लिखा गया है पढ़नी के अष्टाध्यायी को आधार बनाकर, समझ पा रहे? तो एक पुस्तक, अबे तुम लोग समझ रहे हो कि नहीं बैठे हो बस? ठीक है, हाँ, वर्तिका एक पुस्तक है, ये गुप्त काल की है, आगे से खींचकर अभी लाया गया है इसको, कि आगे भी मिलेंगी ये पुस्तकें आपको, ये लोग मिलेंगे आपको, वर्तिका। और ये किसने लिखा है? वररुचि, ये व्याकरण के ज्ञाता थे, लेकिन इन्होंने कॉपी किया मटेरियल, कहां से कॉपी किया? अष्टाध्यायी से कॉपी किया, कॉपी नहीं कह सकते, इंस्पायर वहां से था। ठीक है, वररुचि द्वारा रचित पुस्तक है वर्तिका। तो देखें, यहीं से मैंने कोशिश किया है ज्यादा क्वेश्चन बता दूं आपको। तो देखें, हालांकि ये सब चीजें आगे मिलेंगी। महान व्याकरण आपसे पूछा जाएगा किस शासक के समकालीन थे? महान व्याकरण पढ़नी किस शासक के समकालीन थे? तो बताइएगा महापद्म नंद। इनकी रचना है अष्टाध्यायी, जो संस्कृत भाषा का व्याकरण है, और इन्हीं को आधार बनाकर, अष्टाध्यायी को आधार बनाकर कई पुस्तकें हैं। एक महाभाष्य जो ग्रेट पुस्तक है, पतंजलि ने लिखा है, वर्तिका वररुचि ने लिखा है। कोई समस्या? ठीक है, अब देखिए, अब बस महापद्म नंद समाप्त। महापद्म नंद के बाद महापद्म नंद के बाद बाबू, है ना, इसका पुत्र मगध का शासक बनता है। आपने नाम सुना होगा घनानंद, इसका नाम था घनानंद। घनानंद,
और ये जानते कब से कब तक है नंद वंश रहेगा? 344 ईसा पूर्व से लेकर 322, मतलब सिर्फ कितने साल शासन करता है? 322। समझ रहे? अच्छा अच्छा, इसके बारे में एक चीज जान लिख लीजिएगा, ये मगध का शासक बना, डायरेक्ट लिख लो, मगध का अब ये शासक बना, इसका पुत्र महापद्मनंद का पुत्र घनानंद मगध का शासक बना, घनानंद महापद्मनंद की मृत्यु के बाद। इसके बारे में दो चीजें जान लें, एक तो इसकी राजधानी, अभी राजधानी बदली नहीं है, राजधानी हालांकि मुझे नहीं बताना चाहिए, जब राजधानी बदले तभी जाने आप, फिर भी अभी शुरुआत है तो शुरुआत में थोड़ी आदत डाल लीजिए। राजधानी है इसकी पाटलिपुत्र, घनानंद की राजधानी है पाटलिपुत्र, और इसका एक यूनानी नाम भी मिलता है यूनानी ग्रंथों में, क्योंकि अभी आपको पता चलेगा घनानंद के शासनकाल में ही भारत पर सिकंदर के नेतृत्व में यूनानियों का आक्रमण होगा। समझ पा रहे हैं? तो हम अभी पढ़ेंगे यूनानियों का आक्रमण, ठीक है ना? ठीक है, तो इसका यूनानी साहित्य में भी उल्लेख मिलता है, जैसे यूनानी साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को अलग नाम मिला है, सेंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस, ऐसे नाम दिए गए हैं। जैसे पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा गया है, अलग अलग नाम। ऐसे इसी तरह घनानंद को कहा गया है यूनानी ग्रंथों में अग्रमीज, याद रखेंगे इसका यूनानी नाम मिलता है अग्रमीज। यूनान एक देश है, घबराइए मत, यूनान एक देश है जिसको ग्रीस कहा जाता है, यूरोप में एक नल्ला देश है। 2015 में इसने अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया था, क्योंकि इसके ऊपर इतना कर्ज हो गया था जिसको चुकाने में यूनान असमर्थ था, और ये कह रहा था हमको कोई खरीद ले। श्रीलंका जैसी हालत हो गई थी, श्रीलंका फिर भी स्टैंड कर गया है ना? ये लोग है ना, फिर यूरोपीय देशों ने सहायता किया यूनान का, और यही यूनान है जहां का सिकंदर था, जहां का स्पार्टा का नाम सुने हो, ये सारे देश थे। छोड़िए सब बातें, यूनानी नाम, तो घनानंद का यूनानी नाम अग्रमीज था, ठीक है। अच्छा, ये एक अयोग्य शासक था, नल्ला शासक था, कहा जाता है इसके बारे में ये एक अयोग्य शासक था। ये मदिरा का सेवन करता था, बड़ा ही कंजूस था, स्त्रियों का संगत पसंद था, तो हर तरीके से बुरा था, योग्यता नहीं थी। लेकिन विरासत में इसको एक विशाल सेना, एक विशाल साम्राज्य मिला था, ठीक है। तो फिर तगड़ा ताकतवर तो है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से कमजोर है, ठीक है। जनता से खूब टैक्स वसूलता है, लेकिन वापस जनता पे कुछ खर्च नहीं करता। तो इसने कुछ नहीं किया, इसके साथ कुछ हुआ। समझ पा रहे? दोनों में अंतर है। तो इसके साथ क्या हुआ, सबसे पहले लिख लीजिएगा, ये एक अयोग्य शासक था। इसके साथ क्या हुआ, इसी के समय भारत पर सिकंदर के नेतृत्व में यूनानियों का आक्रमण हुआ। एक तो एक घटना हुई इसके शासनकाल की, ठीक है, घनानंद के समय ही, हाँ एक घटना इसी के शासनकाल में। आप पढ़े होगे 326 ईसा पूर्व में। कब बेटा? 326। और 326 में क्या रहा होगा? इसका शासनकाल है 322 ईसा पूर्व तक। समझ रहे? 326 322 से पहले पड़ेगा कि बाद में? पहले पड़ेगा, 4 साल बाद आएगा 322। ईसा पूर्व में चल रहे हैं ना, ठीक है, शाबाश। इसी के शासनकाल में, ज्यादा तेज तो नहीं चल रहा हूं क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है, तो तबीयत ठीक नहीं है तो फिर मैं कुछ बकवास कर नहीं पा रहा हूं, है ना, सिर्फ पढ़ाना आ रहा है, अभी इस समय पढ़ा ही रहा हूं। तो इसी के शासनकाल में, तेज चलूंगा तो बता दीजिएगा पीछे, बेटा तेज चल रहा हूं मैं, तुम्हें समझ में आ रहा है? ठीक है, वो तुम्हारे बगल में, तुम्हें आ रहा बेटा? शांत शांत बैठे हो, बुझे बुझे से लग रहा हो, क्या बात है? नॉर्मली जिन बच्चों को नहीं समझ में आता, बेचारे मायूस से, नर्वस से दिखते हैं, है ना, तो पता चल जाता है इसको नहीं समझ। और कुछ बच्चे जो इंजॉय कर रहे होते हैं, उन्हें लगता है हाँ मुझे इससे अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, वो स्माइल करते हैं। तो ज्यादातर बच्चे स्माइल करते हैं जब मैं उन्हें देखता हूं। कुछ बच्चे तब भी स्माइल नहीं करते, फिर लगता है काहे वो परेशान है ना, या तो बहुत सीरियस है या तो फिर समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। हाँ, तो अभी मैं पढ़ाऊंगा, ये पार्ट अभी पढ़ाऊंगा। इसी के शासनकाल में, इसी के शासनकाल में सिकंदर के नेतृत्व में, सिकंदर के नेतृत्व में यूनानियों का आक्रमण हुआ। यूनानी भारतीय है कि विदेशी? एकदम सही, यूनानियों का आक्रमण हुआ बेटा, आक्रमण हुआ।
इसी के शासनकाल में सिकंदर के नेतृत्व में यूनानियों का आक्रमण हुआ। दूसरी घटना इसके साथ हुई। अच्छा, मैं ये कहानी दूसरी घटना भी डिटेल में पढ़ाऊंगा, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से घनानंद की हत्या कर दी और मौर्य वंश की स्थापना की। ये एक अलग कहानी है और ये एक अलग, ये पूरा एक चैप्टर है, एक दिन लगेगा, समझ पा रहे हैं। और ये भी चैप्टर है तो बहुत दिन लगेगा, ठीक है। तो दो घटनाएं, पहले ये करवाएंगे और फिर नंद वंश का तख्ता पलट करवाएंगे, ठीक है। तो सीजीएम ने, किसने बेटा, सीजीएम मतलब चंद्रगुप्त, अबे यार लिखो चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से घनानंद की हत्या कर मगध में मौर्य वंश की स्थापना की। मगध में मौर्य वंश की स्थापना की बेटा, स्थापना की, समझ गए। अब देखिए पहली एक घटना, हाँ पहले ये वाली घटना पढ़ते हैं। तो घनानंद मगध का शासक बना अपने पिता महापद्म नंद की मृत्यु के बाद। ये सब हो रहा 344 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक। पाटलिपुत्र राजधानी है लेकिन ये एक अयोग्य शासक है। इसके बारे में कहानी भी है कि, है ना, चाणक्य तक्षशिला, उस समय आज पाकिस्तान में है, तक्षशिला में एक विश्वविद्यालय था, वहां के आचार्य थे चाणक्य, जिनको ये बहुत बुरा लगा कि घनानंद के शासनकाल में मगध में बहुत गरीबी है और दिक्कत चल रहा है। तो घनानंद के दरबार में जाते, वो घूमते रहते थे, ऋषि मुनि लोग टाइप के, है ना, जन कल्याण के लिए। तो उन्हें पता चला मगध में बहुत दिक्कत चल रहा है, किसान बदहाल है। तो गए घनानंद के दरबार में, बोला कि बड़ा दिक्कत चल रहा है, आप कुछ कीजिए। बोला तुम कौन होते हो बे, बताने वाले। मदिरा सेवन तो करा, हमेशा हमेशा हाई रहता था, कौन पता क्या सामने आचार्य है ना। तो बेइज्जती कर दी कुल मिला के, है ना। फिर इन्होंने लिखो भारत पर, एक हेडिंग लिख लो, उसी के बाद जस्ट भारत पर विदेशी आक्रमण। भारत पर बेटा विदेशी आक्रमण। भारत पर जितनी बार विदेशी आक्रमण हुए हैं वो कुल 4 चरणों में हुए हैं, 4 चरण में। अब देखें 4 चरण में कौन कौन से चरण थे। देखिए बेटा, प्रथम चरण मतलब 4 अलग अलग स्टेजेस में, अलग अलग कालखंड में विदेशियों का आक्रमण हुआ है। प्रथम चरण, कितने चरणों में कुल आक्रमण हुआ है, 4। ये याद रखें, बारी बारी सब मिलेगा इतिहास में आपको। प्रथम चरण में मतलब ये पहला कालखंड है जब लगातार आक्रमण होंगे, ठीक है। सबसे पहले भारत पर जिन विदेशियों ने आक्रमण किया, ऐसे मत बनाना, सबसे पहले भारत में जिन विदेशियों ने आक्रमण किया वो ईरानी थे। ईरानी आक्रमण, सबसे पहले भारत पर ईरानी आक्रमण हुआ था। उसके बाद सिकंदर के नेतृत्व में यूनानी आक्रमण हुआ। ये प्रथम चरण। मतलब कहने का ये है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि यूनानी आक्रमण घनानंद के समय हो रहा है, लेकिन इससे पहले ईरानी आक्रमण हो चुका है जो मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, ठीक है, क्योंकि मुझे मगध बनाना था। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, ईरानी आक्रमण, फिर पढ़ेंगे सिकंदर का आक्रमण। नहीं समझ रहा हो, समझे। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, घनानंद को पॉज कर देते हैं वहीं, ठीक है। हुआ क्या, नहीं समझ में आया क्या? अभी यही तो पढ़ाना है, डिटेल में पढ़ाऊंगा ईरानी आक्रमण कब हुआ था। मगध पैदा भी नहीं हुआ था अच्छे से, तो क्या मैं पढ़ाता, कौन राजा कौन रानी, पहले मगध तो बनाना पड़ेगा ना, तो तब मैं आपको बताता सब कुछ। तो जरूरी था, वो अपना एक तरीका होता है पढ़ाने का भाई, है ना। तो मेरे हिसाब से पढ़े आप, क्वेश्चंस लगेंगे आपके, ठीक है। तो ईरानी आक्रमण और यूनानी आक्रमण, ये प्रथम चरण का आक्रमण है। हाँ, यूनानी अभी हो रहा है ना, 326 ईसा पूर्व में होगा अभी घनानंद के समय, और ईरानी आक्रमण हो चुका है पहले, मगध शुरू में पैदा ही हो रहा था उसी समय, ठीक है। अब बताओ, मैं शुरुआत कर रहा हूं इतिहास का और मैं आक्रमण से शुरू कर रहा हूं इतिहास, नहीं ना। कुछ पहले एक बना दो, उसके बाद फिर आक्रमण पढ़ाओ। उसके बाद दूसरा चरण, दूसरे चरण का आक्रमण आप पढ़ेंगे इसी प्राचीन इतिहास में ही, जब मैं पढ़ाऊंगा हिंद यूनानियों का आक्रमण होगा। हिंद यूनानी आक्रमण करेंगे, फिर शकों का आक्रमण होगा,
फिर पहलव आक्रमण करेंगे। हाँ, पल्लव नहीं, पल्लव अलग है, ये पहलव है, पर्थियन। और फिर कुषाण, कुषाणों का आक्रमण होगा। ये आक्रमणकारी है दूसरे चरण में, ये एक साथ एक क्रम में, सबसे पहले हिंद यूनानी, फिर शक, फिर पहलव, फिर कुषाण, एक क्रम में आक्रमण करेंगे। उसके बाद तीसरे चरण में मध्यकालीन भारत में पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे? मध्यकालीन भारत में तीसरे चरण का आक्रमण पढ़ेंगे बेटा आप। तीसरे चरण का आक्रमण, अरब आक्रमण, मुसलमानों का आक्रमण कह सकते हैं, अरब मुसलमानों का आक्रमण अरब आक्रमण। उसके बाद अरब आक्रमण के जस्ट बाद तुर्क आक्रमण होगा, तुर्क मुसलमानों का आक्रमण होगा। मोहम्मद गौरी, महमूद गजनी, सॉरी पहले महमूद गजनी फिर मोहम्मद गौरी, समझ पा रहे हैं? तो तुर्क आक्रमण आप पढ़ेंगे और उसके बाद तुर्क आक्रमण करेंगे और तुर्क भारत में शासन करने लगेंगे, काफी समय तक शासन करेंगे, समझ रहे? उसके बाद मुगलों का भी आक्रमण होगा। ठीक है, लिख सकते हैं आप मुगल। ये तीनों मुसलमान है, ये अरब मुसलमान, तुर्क मुसलमान और मुगल मुसलमान। जो मुगल मुसलमान थे ये तुर्क मुसलमान और मंगोल मुसलमान के मिक्सचर थे, संकर थे। हाँ, इनका पितृपक्ष, मुगलों का पितृपक्ष तुर्क मुसलमान तैमूर लंग था, है ना, और इनका मातृपक्ष मंगोल मुसलमान चंगेज खां था। तो दोनों के मिक्सचर से मुसलमानों की एक नई प्रजाति बनी, मुगल मुसलमान। ठीक है, तो मुगल आक्रमण, बाबर आक्रमण करेगा 1526 ईस्वी में, इब्राहिम लोदी को हराएगा। ठीक है, अब देखें आगे चौथे चरण का आक्रमण। सबसे पहले पुर्तगालियों का आक्रमण, पुर्तगाली, फिर आएंगे डच, नीदरलैंड वाले, हॉलैंड वाले, फिर आएंगे अंग्रेज, हाँ, फिर आएंगे डेनमार्क वाले, डेनिस, फिर आएंगे फ्रांसीसी। ठीक है, तो ये पूरे भारत पर ये 4 चरणों में विदेशी आक्रमण हुए हैं, है ना। कोशिश कर रहा हूं मैं सारा बता दूं आपको। तो प्रथम चरण, द्वितीय। अब हम पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहले ईरानी पढ़ेंगे, फिर घनानंद के समय क्या पढ़ेंगे? यूनानी, समझ रहे हैं? सिकंदर को बुलाएंगे घनानंद के समय, ईरानी पढ़ा जाए। मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूं, कल इसको लिखवाऊंगा। ठीक है, तो देखिए ये टाइम है 529 ईसा पूर्व का। कब का टाइम है? टाइम लाइन में आप और पीछे जाइए, आप देखें ये ईसा मसीह का जन्म है, ये ईसा मसीह का जन्म है। और ईसा मसीह के जन्म के पहले लगभग 544 ईसा पूर्व में मगध स्थापित हुआ था, याद है? हर्यक वंश, बिंबिसार ने मगध राज्य की स्थापना की थी और इसी दौरान भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ था, समझ पा रहे? और इसके तकरीबन काफी साल बाद, मुझे जोड़ नहीं पा रहा हूं, मैं डायरेक्शन लिख दे रहा हूं, 529 ईसा पूर्व की बात है। कितना साल बाद में? और उल्टा चल रहे हैं हम लोग ना, तो ठीक है मैं बताऊंगा। हाँ, ईरान में एक वंश, जैसे भारत में हर्यक वंश और अलग अलग वंश स्थापित हो रहे थे, ईरान, आप जान रहे ईरान? ठीक है, ये ठीक है, ये देखें, ये है, ज्यादा बड़ा बन गया, इसको छोटा करो, ये पाकिस्तान है। ठीक है, और यहां क्या है ऐसे? अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान पाकिस्तान से सीमा साझा करता हुआ ईरान है, यही तो है। ईरान में बाबू एक राज्य, यहां इस क्षेत्र में एक वंश शासन कर रहा था जिसका नाम था हखमनी वंश। कौन सा वंश? हखमनी। जैसे भारत में हर्यक वंश, वैसे ही यहां हखमनी वंश का शासन था 529 ईसा पूर्व में। और हखमनी वंश का एक राजा था जिसका नाम था साइरस द्वितीय। क्या नाम था? साइरस द्वितीय। और यही बाबू अफगानिस्तान में एक पर्वत है, हिंदकुश पर्वत। अफगानिस्तान में एक पर्वत है, हिंदकुश पर्वत, और पर्वतों में कहीं कहीं धंसा हुआ, हाँ, दर्रे होते हैं, कहीं धंसा हुई जमीन होती है, वहां कोई चोटी नहीं होती। और तो कभी भी किसी सेना को एक पर्वत से उस पार लाना होता है तो दर्रों का इस्तेमाल होता है, क्योंकि बड़ी सेना पर्वत पार करके नहीं जा सकती। तो बस यही ईरान का शासक था साइरस द्वितीय। मैं लिखवाऊंगा, कल समझाऊंगा भी अच्छे से। साइरस द्वितीय ने बाबू खैबर दर्रा, ये हिंदकुश पर्वत में एक दर्रा है, खैबर दर्रा, खैबर दर्रे से भारत पर आक्रमण किया, लेकिन यही ऊपर के ही स्थानीय शासकों ने इसको पराजित कर दिया और ये वापस लौट गया, मतलब सफल नहीं हुआ। पहला आक्रमण ईरान से साइरस द्वितीय ने किया था, लेकिन सफल नहीं हुआ। हखमनी वंश का शासन था। कब आक्रमण करता है? 529, पढ़ाऊंगा मैं। उसके तकरीबन 14-15 साल बाद साइरस द्वितीय का उत्तराधिकारी है ना, डेरियस प्रथम, क्या नाम था उसका, जिसको हिंदी में कहा जाता है दारा प्रथम। दारा प्रथम ने 515 ईसा पूर्व में फिर से भारत पर आक्रमण किया खैबर दर्रे से, और इसने भारत के कुछ पश्चिमोत्तर क्षेत्र को जीत लिया।
और इनको जीत कर, और इस समय 515 ईसा पूर्व में समझ रहे हैं, अभी छोटे छोटे राज्य है सारा, कोई बड़ा राज्य दिखा आपको? 515 ईसा पूर्व में आप जानते हो कैसा था, हर एक वंश था, मगध छोटा सा था, समझ पा रहे, सब छोटे छोटे राज्य थे। तो 515 ईसा पूर्व में इधर वाला क्षेत्र इसने जीत लिया, ईरानियों ने, यहां ये वाला क्षेत्र। और इसने, कौन था बेटा 1515 ईसा पूर्व में? दारा प्रथम। ये प्रथम द्वितीय होते हैं जब एक ही नाम से कई शासक आएगा। एक आएगा दारा तृतीय, तो इसको सिकंदर हराएगा। कौन हराएगा? जब ये सिकंदर इधर से आएगा ना, तुर्की उर्की जीतते हुए, तो मिलेगा हकमनी वंश, और हकमनी वंश को धुआं धुआं कर देगा। कौन बे? सिकंदर। दारा तृतीय को अरावेला की लड़ाई में हराएगा सिकंदर, लेकिन बाद में वो दारा प्रथम, अभी ये दारा तृतीय बाद में आएगा। कंफ्यूज हो गए? तो दारा तृतीय ने बाबू भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्रों को जीता और अपने साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया। तो आपसे पूछा जाता है कि सबसे पहले भारत पर किन विदेशियों ने आक्रमण किया था? तो बताइएगा ईरानी। कौन थे? भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम विदेशी थे ईरानी। इन्होंने किस दर्रे से आक्रमण किया? खैबर दर्रे से। ठीक है। कौन से क्षेत्र को जीता था? तो पश्चिमोत्तर भारत का क्षेत्र, पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाला क्षेत्र। समझ रहे बात को? इसके अलावा अपने साम्राज्य का कौन सा प्रांत बनाया? 20वां। ठीक है। अच्छा, यहां ईरानी आए, यहां पर इन्होंने शासन शुरू किया। इन्होंने, अब देखो, एक भारतीय कल्चर था और एक ईरानी कल्चर, दो कल्चर मिल रहे हैं। ठीक है। तो ईरानी, यहां लोग भी आए होंगे, अधिकारी भी आए होंगे। तो हम भारतीयों ने ईरानियों से इस दौरान बहुत कुछ सीखा, और ईरानियों ने भी हमसे सीखा बहुत कुछ। जब दो संस्कृतियां मिलती हैं तो एक दूसरे से सीखती है चीजें। उन्होंने हमसे क्या सीखा, इससे ज्यादा मतलब नहीं है, हमने उनसे क्या सीखा ये इंपॉर्टेंट है। तो हमने ईरानियों से सीखा। ईरानी भारत में लेकर आए दो नई लिपियां जो आगे मिलेंगी आपको, खरोष्ठी लिपि, अरमाइक लिपि, है ना, ये लिपियों का नाम मिलेगा। इसके अलावा एक कला हमने उनसे सीखा, पत्थर तराशने की कला, चमक चमक के, सॉरी, रगड़ रगड़ के पत्थर को चमकाना। ठीक है। इसके अलावा हमने उनसे सीखा शिलालेख लिखवाने की परंपरा। ईरान में बहुत पहले से शिलालेख लिखवाने की परंपरा शुरू हो गई थी, भुगाज का अभिलेख बहुत पुराना है, समझ पा रहे? तो वही लेकर आए यहां भी शिलालेख लिखवाने की परंपरा, समझ पा रहे? इसके अलावा हमने उनसे सीखा महिला अंगरक्षक रखने की परंपरा, महिला बॉडीगार्ड। आप देखोगे चंद्रगुप्त मौर्य महिला बॉडीगार्ड रखता है क्योंकि इससे उनको खतरा नहीं होता था। एक पहली चीज कि महिलाएं उतना महत्वाकांक्षी उस समय नहीं थी कि उनको हत्या का डर हो। वो लॉयल, ये तो थोड़ा गड़बड़ है, वो लॉयल नहीं होती, ऐसा कह भी सकते, नहीं भी कह सकते, समझ रहे? लेकिन इस मामले में तो लॉयल थी, उनको राजा नहीं बनना था, समझ रहे? तो उनकी हत्या नहीं कर सकते थे वो, तो महिला अंगरक्षक और मनोरंजन भी थोड़ा रहता था। तो फिर इस वजह से महिला अंगरक्षक रखने लगे भारतीय शासक भी। हमने कहां से सीखा? ईरानियों से सीखा। तो ये सब चीजें हम देखेंगे कल। कोई समस्या किसी को? रुक जाइए, मैं इसको रिवाइज करा दूं, 4 मिनट है। कहा? यही से तो पढ़ा था हमने। तो अजात शत्रु का बेटा हुआ, हर्यक वंश पढ़ रहे हैं हम लोग। अजात शत्रु बिंबिसार का बेटा, अजात शत्रु का बेटा हुआ उदयन। उदयन ने अजात शत्रु की हत्या की और खुद मगध का शासक बन गया। इतिहास में यह दर्ज है बस एक चीज के लिए, इसने गंगा और सोन नदी के बीच में पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी और अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र ले गया। ठीक है। और कुछ इसने किया नहीं। इसके बाद कुछ नल्ले पल्ले शासक आते हैं और हर्यक वंश का अंतिम शासक होता है नागदशक। नागदशक के मंत्री शिशुनाग ने इसकी हत्या कर दी। हर्यक वंश का ये अंतिम शासक है। हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है क्योंकि इसमें ज्यादातर शासक अपने पिता की हत्या करते हैं। उसके बाद हमने देखा कौन सा वंश बेटा? शिशुनाग वंश। शिशुनाग ने अपने स्वामी नंदिवर्धन की हत्या की और मगध में एक नया वंश शुरू किया। कब बेटा? 412 ईसा पूर्व में। और ये कब तक रहेगा? 344 ईसा पूर्व। ये मत याद कीजिएगा। शिशुनाग वंश का संस्थापक था शिशुनाग। इसने सबसे पहले अपनी राजधानी बदली, राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली ले गया और जो किसी ने नहीं किया वो इसने किया। इसने अवंती को जीतकर मगध में मिलाया। याद रहेगा बेटा। इसके बाद इसका बेटा, इसकी मृत्यु के बाद इसका बेटा कालाशोक गद्दी पर बैठा। इसका उपनाम है काकवर्ण। कालाशोक के शासनकाल में ही वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति आयोजित हुई थी 383 ईसा पूर्व में। ठीक है, याद रहेगा। और इसने राजधानी बदला। राजधानी जो इसका पिता वैशाली ले गया था, वैशाली से पुनः यह राजधानी पाटलिपुत्र को बनाता है। और शिशुनाग वंश का अंतिम शासक हुआ नंदिवर्धन और इसी के सेनापति महापद्मनंद ने इसकी हत्या करके नंद वंश की स्थापना की। नंद वंश 344 से 322 ईसा पूर्व में नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद की हत्या करेगा चंद्रगुप्त मौर्य और मौर्य वंश शुरू हो जाएगा। समझ रहे हैं? ठीक है। तो नंद वंश का संस्थापक था महापद्मनंद।
इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। इसकी उपाधियां बड़ी फेमस है। महाछत्रांतक की उपाधि ली थी। छत्रांतक मतलब क्षत्रियों का अंत करने वाला, भार्गव परशुराम का अवतार, एक राट, चारों दिशाओं का स्वामी, उग्रसेन भयंकर सेना का स्वामी। इसने मगध में अस्थायी सेना का गठन किया और कलिंग को जीतकर मगध में मिलाया और कलिंग में नहरों का निर्माण करवाया। इसके समकालीन व्याकरण थे जिनका नाम था पढ़नी। पढ़ने लिखा है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण पर आधारित महान पुस्तक है और इस पुस्तक को आधार बनाकर कई पुस्तकें लिखी गई हैं, जैसे महाभाष्य पतंजलि ने लिखा है और वर्तिका वररुचि ने लिखा है। याद रहेगा बेटा। उसके बाद नंद वंश का अगला शासक हुआ घनानंद। महापद्म नंद के बाद घनानंद। नल्ला शासक था, अयोग्य शासक था। पाटलिपुत्र राजधानी थी। यूनानी नाम इसका अग्रमीज मिलता है। इसी के शासनकाल में सिकंदर के नेतृत्व में यूनानियों का आक्रमण होगा और चंद्रगुप्त मौर्य इसकी हत्या करेगा और मौर्य वंश की स्थापना करेगा। समझ पा रहे? भारत पर अभी आपने देखा यूनानी आक्रमण हो रहा है, विदेशियों का आक्रमण। तो हमने देख लिया विदेशियों का आक्रमण कितनी चरणों में हुआ है। तो पहले चरण में सबसे पहले ईरानियों का आक्रमण हुआ था, फिर यूनानियों का। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे क्या? भारत पर ईरानी आक्रमण, फिर हम पढ़ेंगे यूनानी आक्रमण, फिर चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ेंगे। समझ करें? आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। आक्रमण हो रहा है और ये एक बार देख लेते हैं भारतीय इतिहास में कब कब विदेशियों का आक्रमण हुआ है। ठीक है, तो भारतीय इतिहास में भारत पर विदेशी आक्रमण हुए 4 चरणों में। कितने चरण में? एक बार पूरे इतिहास का लिख लीजिए।